नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। आज एक बेहतरीन सा सेशन आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें कि हम आपको बात करेंगे कि 72nd बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो टारगेट आपने हमने बताया है कि आपको 100 प्लस के बारे में सब लोग पीछे पड़े हुए हैं। 100 प्लस ऐसे नहीं आती है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका रिजल्ट जो है हर बार क्यों 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर भी मैंने अपना स्कोर कार्ड डाल रखा है, तो 110 प्लस जो है 3 बार मैंने अचीव किया है। ठीक है, तो आपका क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आपको तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, बीपीएससी आंसर चेंज कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग बातें होती है। लेकिन आप अपने स्तर पे अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप कम से कम 100 का टारगेट रखिए कि 2-4 प्रश्न चेंज भी हो रहे हैं तो कम से कम जो जनरल का टारगेट है ना, उतना आप क्या करें, मार्क्स अचीव कर लें। समझ रहे हैं ना? तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी और किन गलतियों से आपको दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात कि आपको ना ट्रस्ट एक होना चाहिए किसी भी चीज़ पे। तो एक अपने आप में विश्वास आपको आना जरूरी है। 2-4 बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा, तब आपको समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने ऊपर क्या होना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास किसी भी काम को करके देखिएगा, कई बार चीज़ें जो होती है ना, आपको लगेगा कर लीजिएगा, फिर भी आपको आत्मविश्वास नहीं होगा तो नहीं होता है। कई बार चीज़ें आप सोचते हैं ना, वही चीज़ें हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या मैंने बोला कि सबसे पहले आपको एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है कि खुद खुद में आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, बीपीएससी में निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। ठीक है, पहला ये चीज़। ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रह से जो 100 प्लस या 110 115 लाते हैं, दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं तैयारी में आपकी कमी है, कहाँ कमी है, तो सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़ लाइए कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और इस चीज़ को नोट करके आपको कहाँ चिपकाना है, अपने रूम में पेस्ट कर देना है। ठीक है, कि हाँ कि मैं 72nd बीपीएससी मेरा निकल रहा है। इस तरह से टारगेट वाइज सेट करिए कि पहले प्रीलिम्स के लिए लिखिए, उसके बाद फिर मेंस का लिखिएगा और फिर इंटरव्यू का लिखिएगा। तो लिखिए टारगेट अपने रूम में, अपने सामने कि पीटी 100 प्लस, या फिर आपको जो भी लगता है 110 115 इस टाइप का। अब 140 45 मत लिख लीजिएगा, वो भी थोड़ा सा एक हर चीज़ दायरे में रह के होती है। तो सबसे पहले आपके अंदर एक आत्मविश्वास आने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ है कि पहले अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आपको स्वयं में मंथन करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ रुक रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का करंट अफेयर्स में दिक्कत आ रहा होगा, तो सबसे पहले क्या करिए कि पीछे के जो भी एग्जाम्स आप दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 68 दे रखा है, 69 दे रखा है, 70 दे रखा है, 71 दे रखा है, तो आप एक बार एनालिसिस करिए इसको कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। मतलब आप अगर 69 अगर दिए हैं या 71 दिए हैं, चलिए लेटेस्ट इसी को लेके चलते हैं, तो आप एनालिसिस करिए कि 71 में जो है आपको किस सेक्शन में कितने मार्क्स आए हैं। सब्जेक्ट अपना नोट करिए, इस तरह से अपना सब्जेक्ट एक बना लीजिए। इस तरह से अपना एक सब्जेक्ट बना लीजिए कि यहाँ पर हिस्ट्री हो गया, मानिए कि यहाँ पर हिस्ट्री हो गया, यहाँ हिस्ट्री हो गया, यहाँ ज्योग्राफी हो गया, यहाँ करेंट हो गया, यहाँ साइंस हो गया। मतलब सारे सब्जेक्ट नोट करिए और सारे सब्जेक्ट में देखिए कि कितना प्रश्न पूछा है और कितना मैंने मिस्टेक किया है। लगेगा समय एक दिन करने में, लेकिन करिए इसको, जितना कह रहा हूँ बस इतना करिएगा। और फिर इसी वीडियो पे आके आपको कमेंट करना है कि सर मैंने स्कोर इतना किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या करना है, आपको चीज़ों को लिखना है कि हाँ 20 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में पूछे गए हैं तो मेरे 15 सही है, तो डाटा आपका ठीक है। साइंस में अगर आपके 30 प्रश्न पूछे गए हैं तो साइंस में मेरे 13 प्रश्न सही है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा एक निकल के सामने आएगा, जहां पर 1 या 2 सेक्शन में लगेगा कि आपकी तैयारी क्या है, में बहुत कमी है। अगर बहुत सारे सेक्शन में लग रहे हैं कमी है, तो आपकी प्रिपरेशन बेसिक लेवल पे नहीं हुई है, तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। लेकिन जिनका बार बार पीटी रुक रहा है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आपको एनालिसिस करना होगा कि इस सब्जेक्ट में आपने इतने मार्क्स लाए, इस सब्जेक्ट में आपने इतने सही किए, इतने गलत किए, तो आपको एक आंकड़ा निकल के आएगा कि मैंने कहाँ गलती किया। सपोज करके एक आंकड़ा निकल के आया, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि साइंस और करंट में आपने परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस से भी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो उसको उठाना है और साइंस और करंट अफेयर से ही आपको अच्छे से शुरुआत करना है। और बाकी सब्जेक्ट जो अच्छे हैं, देखिए दिक्कत क्या आता है, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा है, मॉडर्न हिस्ट्री सही होता है ना, बार 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 वहीं पढ़ते हैं लोग, फिर क्या करिएगा उतना पढ़ के। अगर 20 पूछता है तो 20 में 20 सही करिएगा, 25 तो ला नहीं सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक वेटेज है, साइंस का उसमें वेटेज है, करंट अफेयर्स का वेटेज है, ज्योग्राफी का वेटेज है, इकोनॉमिक्स का एक अपना रोल है, बिहार स्पेशल का एक अपना रोल है, सबका अलग अलग रोल है। तो
तो सबसे पहले आपको करना हो सकता है वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको डिटेल में सारी चीज़ें मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है कि पहले क्या करना है, मंथन करना है, मंथन करना है और अपनी गलतियों को जानना है, अपनी गलतियों को नोटिस करिए। ठीक है, कि आपने गलती किया कहाँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या मैंने दूसरा पॉइंट बताया वो आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, और बार बार जो लोग एक बात कहता है ना, सबसे पहले एक चीज़ें जरूरी है, इन्वायरमेंट भी आपका ऐसा होना चाहिए ना। एनवायरमेंट, चलिए एक तो बाहरी चीज़ हो गया। एनवायरमेंट मतलब इसी में मान के चलिए एनवायरमेंट ऐसा बनाइए ना जहाँ पे पॉजिटिव लोग रहते हो, जहाँ लगे कि ये लोग कहें कि आपका रिजल्ट हो जाए। ऐसा नहीं कह रहा तुम नहीं कर सकते हो यार, तुमसे नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स का एक लॉ है ना कि चीज़ें जो आसपास चलती है ना वही घटती है, सामने फेनोमेनन हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मतलब कि अपने सबसे इन्वायरमेंट को ठीक करना है, कि आसपास का इन्वायरमेंट जो है आपका, उसको देखना है कि आपके पॉजिटिव लोग यानी सकारात्मक लोग आपके आसपास रहें। तीसरा मैंने कहा कि अपनी मंथन करना है और अपनी गलतियों को जानना है। तीसरा चीज में जो इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और रिजल्ट में मान के चलिए कि 80% भूमिका जो होती है ना इसी चीज की होती है। क्या करना है आपको कि पीवाईक्यू जो है आपको उसके एनालिसिस करना है और पीवाईक्यू के हिसाब से प्रश्न पढ़ना है। कुछ उदाहरण देके मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उदाहरण क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल इसका दे दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि सपोज करिए एक साइंस का टॉपिक हम लेते हैं, तो आपको साइंस के टॉपिक में पूछा गया है, सपोज करिए कि किसी चीज़ का पूछा गया है कि आपको मानिए कि जो हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी पीएच वैल्यू क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एनालिसिस इसको बोलते हैं ना कि आपको अगला पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच वैल्यू क्या है। समझ रहे हैं ना। अगर वो पूछ रहा है कि अंगूर ग्रेप्स का जो है, इस अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो आगे आपको पता होना चाहिए कि आपको सेब में, आपको इमली में, आपको टमाटर में, नींबू संतरा में, या फिर जो भी चीज़ें होती है उसमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। इसको कहा जाता है ना एनालिसिस करना। मैं एक सब्जेक्ट के उदाहरण देके बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें मंथन बहुत ज़्यादा किया गया है। तो इस तरह से चीज़ों को जानिए। अगर प्रश्न पूछ रहा है कि कोई लिटमस जो है, कोई नीले लिटमस को क्या कर दे रहा है, कोई चीज़ लाल कर दे रहा है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, ब्लू को नीला कर रहा है। तो आगे आपको पता होना चाहिए कि लाल को अगर नीला करेगा, लाल को अगर नीला कर रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, ये चीज़ें सारी पता होना चाहिए आपको। तो इसको कहते हैं ना कि एनालिसिस करना। ठीक है, या सेपरेशन मेथड से कुछ सवाल पूछ रहा है कि अगर माने कि कंकड़ मिल गया है हमारे किसमें, चावल में, उसको कैसे अलग करेंगे। तो अगला आपको पता होना चाहिए कि नमक में कुछ चीज़ मिलेगा तो उसको कैसे अलग करेंगे। इसको कहते हैं ना PYQs का एनालिसिस करना। अगर आपसे पूछ रहा है कि सपोज करें कि आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह की फांसी कब हुई थी, तो भगत सिंह के बारे में कुछ कुछ आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, नौजवान सभा की स्थापना कब की थी उन्होंने। इसके अलावा आप देखा जाए तो भगत सिंह का जो है HRSS जो होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं, तो उसमें उनका क्या योगदान था। तो जिस पर्सनालिटी से सवाल पूछे जाते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस से सवाल पूछा जाता है, हरिपुरा पूछा गया है, त्रिपुरी पूछा गया है, तो अगला आपसे सवाल उसी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो समझ गए ना। आपको ट्राइबल मूवमेंट से सवाल पूछा जाता है, जनजातीय विद्रोह से, तो अगला संथाल पूछा गया, अगला मुंडा पूछा जा सकता है। इस तरह से चीज़ों को आपको क्या करना है, लेके चलना। 1857 की क्रांति का कुंवर सिंह के बारे में पूछा गया है, तो अगला पीर अली के बारे में पूछा जा सकता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं ना तो उसको अच्छा से एनालिसिस करिएगा, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। करंट अफेयर्स का भी एनालिसिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ किसी को मिला हुआ है, पिछले साल पूछा गया है, तो उसको एनालाइज करना ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स का एनालिसिस कैसे करें। तो आप देखिएगा कि पिछले बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पूछा गया है, तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको मिला है, सरस्वती सम्मान इस बार किसको मिला है, व्यास सम्मान किसको मिला हुआ है, या फिर स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर कुछ पूछा जा रहा है ICC का या फिर BCCI का, तो पिछली बार पूछा गया तो इस बार पूछा गया। हो सकता है विंबलडन में आप पूछा जाएगा कि आपको सिंगल्स में आपको इसने वुमेन में किसने जीता, मेन में किसने जीता, तो आपको सारे चारों स्लैम पता होना चाहिए कि इस बार किसने किसने क्या क्या जीता है।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मतलब कि एकदम दिमाग पे कंठस्थ होनी चाहिए, और इसको कहते हैं एनालिसिस करना। तो मैं कह रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट का इस तरह से अपने आप को 1 सप्ताह दीजिए, पूरा 1 सप्ताह दीजिए, और ठीक से क्या करें, एनालिसिस करिए। ठीक है, जो लोग नया है उनको भी बहुत काम करेगा ये चीज़ें। तो एक करना है PYQ, चीज़ों को एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करिएगा तो आपको एक बात सामने निकल के आएगा। एक बात क्या सामने निकल के आएगा, यही सामने निकल के आएगा कि जिस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं ना, उसी टॉपिक से इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक चौथा पॉइंट है कि इस गलती से, इस भ्रम को दिमाग से निकाल लीजिए। टफ क्वेश्चंस जो होते हैं, कठिन प्रश्न जिसको कहते हैं कठिन प्रश्न, तो कठिन प्रश्न के लिए परेशान नहीं होना है। क्या होना है इसके लिए? परेशान नहीं होना है। क्यों परेशान नहीं होना है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बार बार हर बार एग्जाम देते हैं, उसमें आप चेक करिएगा कि आपका रिजल्ट कठिन प्रश्नों की वजह से नहीं रुकता है। आपका रिजल्ट जो रुकता है आते हुए प्रश्नों को गलत नहीं करने से रुकता है। ठीक है, मतलब करने से रुकता है। तो इसीलिए क्या करना है कि जो भी आसान प्रश्न है ना, उसको अच्छा से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, ह्यूमन एरर है, एक आध प्रश्न तो गलत होगा, लेकिन 10 को गलत करके कहिएगा आसान प्रश्न, 10 को गलत कर दिए और कहिएगा ह्यूमन एरर हो गया सर, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो उसको मिनिमाइज करिए। जहां आप 8-10 आसान गलत कर रहे हैं, उसको एक आध पे लाइए, या फिर कोशिश करिए नहीं गलती हो, बाई मिस्टेक अगर एक आध हो गया तो वो अलग बात हो गई। ठीक है, तो टफ प्रश्नों के पीछे नहीं भागना है आपको। ठीक है, एक चौथा चीज हो गया, करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स को एक ही बार लेके मैगजीन लेके मत बैठिए, यही आपको पीछे लेके जाता है। आप कहेगा सर पुराने करंट अफेयर्स पूछते हैं, कोई बात नहीं, सबके लिए पुराने होंगे, नहीं बनेगा, उससे भी नहीं बनेगा, आपसे भी नहीं बनेगा, हमसे भी नहीं बनेगा, यहाँ इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को क्या करना है ना, करंट अफेयर्स को मैंने बार बार कहा है कि अगर आपका हिंदी मीडियम है तो दैनिक जागरण डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, जो कि हमारे ग्रुप में भी टेलीग्राम IAS वॉरियर्स में फ्री वाले में आता है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ कि अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और उससे क्या होगा ना कि कोई चीज़ें अगर हुई है, जैसे कि मानिए कि कोई अगर इंडेक्स आया हुआ है, सपोज करें हैप्पीनेस इंडेक्स आया हुआ है आपको पेपर में, तो ये से सारे इंडेक्स आएंगे तो आपको याद होगा चीज़ें, कि आपको पता हो जाएगा रैंकिंग इतना है। अगर एक ही बार मैगजीन लेके बैठिएगा तो हौच पौच हो जाएगा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, और एग्जाम में जाइएगा तो पता चलेगा कि पीस इंडेक्स वाला आपको लग गया हैप्पीनेस में, और ऐसे याद रहेगा ना तो कंप्लीट याद रहेगा। अब कहिएगा सर 3-4 महीने एग्जाम का बचा, इस पेपर का क्या महत्व है? बिल्कुल महत्व है, पीछे की चीज़ें जो पेपर जो है रिवाइज करवाती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर फॉलो करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्या करना है, न्यूज़पेपर फॉलो करना है, या फिर आप डेली अगर किसी का करंट अफेयर्स भी फॉलो करते हैं, अच्छा कोई चैनल है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, किसी का प्रमोशन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हो गई, आत्मविश्वास होना चाहिए, मंथन अपने ऊपर करने, अपनी गलतियों पे PYQ का एनालिसिस करना है आपको, टॉप क्वेश्चन पे पीछे नहीं भागना है, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को करने के लिए आपको न्यूज़पेपर अभी से फॉलो करना है, और लास्ट में आपको एक मंथ ईयरली मैगजीन को फॉलो करना है। अगर प्रतियोगिता दर्पण अभी से फॉलो कर सकते हैं मंथली तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आप एनालिसिस करिएगा तो एक आपको बात सामने निकल के आएगा कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, तो कुछ सब्जेक्ट से NCERT से पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हिस्ट्री वगैरह के लिए आपको, मॉडर्न के लिए मैंने सोर्स पहले भी बता रखा है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या फिर हमारा वीडियोस वगैरह बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, मेडाइबल के लिए आप चाहे तो क्राउन पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा पढ़ना चाहे तो रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा का मेडाइबल एंशिएंट वहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ के लिए NCERT के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, एक आध प्रश्न NCERT से पूछे जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। तो NCERT पढ़ना कहाँ है सर, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए NCERT क्या पढ़ना, एक साइंस का आपको NCERT पढ़ना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। NCERT ना आपको पॉलिटी में पढ़ना है, ना NCERT आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। तो 11-12 वाला वो NCERT है, अगर चाहे तो मेडाइबल और एंशिएंट का जो मैंने कहा वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चाहे पॉलिटी में भी उतना किसी को NCERT अगर पढ़ना है तो 11th में एक दिया गया हो, इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको M लक्ष्मीकांत या फिर किसी का नोट्स मिल रहा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, 2 सब्जेक्ट के लिए, फिर से मैं कह रहा हूँ कि साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपको NCERT मस्ट है, बिना NCERT का नहीं होगा। इस चीज़ को आप लिख के यहाँ पर रख लीजिए, तो बिना NCERT का आपका साइंस और ज्योग्राफी आपका नहीं होगा। अब कहिएगा सर क्या साइंस का 12 तक पढ़े? नहीं, देखा गया है कि 11-12 से भी प्रश्न साइंस के पूछे गए हैं, 4-5 प्रश्न, लेकिन उसके पीछे आपको नहीं भागना है। तो साइंस का मैं बार बार कह रहा हूँ 6 to 10 करना है, लेकिन साइंस का 6 to 10 करना है, लेकिन आपको स्पेशल फोकस किस पे होना चाहिए? स्पेशल फोकस आपका 9th और 10th के साइंस पे होना चाहिए। ठीक है,
बार बार एक चीज मैं और आपको रिकॉल करवा दूं कि कई लोग कहते हैं ना कि सर साइंस हमने 3 बार पढ़ लिया, एनसीईआरटी 4 बार पढ़ लिया। अरे भाई एक बात बताइए, अगर आप एनसीईआरटी केवल पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर उस एनसीईआरटी के पढ़ने से क्या फायदा। तो किसी भी चीज को पढ़े ना तो उसके फैक्ट को साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी जानने की कोशिश करें, और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल दिया गया उसको भी हल करने की कोशिश करें, क्योंकि 71वीं में न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कंसेप्ट समझना है तो हम लोग भी कंसेप्ट लेके आ रहे हैं आपको मैं, क्योंकि मेरा लेक्चर अगर देखना है डेमो के तौर पे आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर जस्ट अभी एसिड बेस साल्ट का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर उठाकर देख लीजिए। और एसिड बेस साल्ट वहां से बस एमसीक्यू वाला सेशन आप देख लीजिए, और उसके बाद जाके घटना चक्र उठाइए, वहां से क्वेश्चन लगाइए। अगर आपके प्रश्न फंसेंगे तो हमको आके मैसेज करिएगा। तो कहेगा सर इतना दावे के साथ क्यों बोल रहे हैं, वो चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर भी आपका प्रश्न नहीं फंसेगा। इसका रीजन ये है कि वो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कई बार एनसीईआरटी पढ़ के तब आपके सामने आए हुए हैं, और एनसीईआरटी के एक फैक्ट को हाईलाइट करके और अपने सामने कॉपी पर लिख के वो रखा गया है कि कोई पॉइंट मिस ना करें। ठीक है, तो इसीलिए कंसेप्ट जरूरी है, तो एनसीईआरटी को कंसेप्ट के साथ पढ़ें, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ज्योग्राफी का चाहे तो 6 to 12 आप कर सकते हैं। ठीक है, 6 to 12 कर सकते हैं, और इसमें भी कंसेप्ट की जरूरत आपको है, बहुत ज़रूरत है कंसेप्ट की। ठीक है, तो इसीलिए कहीं पे भी आप मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं पे भी आप कोर्स परचेज करें चाहे कुछ भी करें, ठीक है, क्योंकि मेन मुद्दा अभी बाकी है बिहार स्पेशल वगैरह, उसके बारे में डिस्कशन करें। कहीं भी कोर्स परचेज करें या कुछ भी करें, एक बात का ध्यान रखें कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ों को कराया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें आपको देखिएगा, तो इसके लिए हम लोग एक बैच लाए हैं जिसमें हम खुद आपको ज्योग्राफी साइंस या और मैं बाकी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इस बार, क्योंकि ये मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, मैं किसी इंस्टीट्यूट में अभी नहीं हूँ, मैं अपना है, और मैं अपने हिसाब से यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, हमको जितना मेहनत करना होगा करेंगे। इस बार फी कम रखे हैं, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टूडेंट के साथ बहुत सारी समस्याएं होती है, और मैं चाह रहा हूँ कम फी में सारी चीज़ें कवर करवा दें। ठीक है, तो 1799 फी रखे हैं। डेमो के तौर पे कम से कम एमसीक्यू वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि एमसीक्यू में इतना बेहतर हम करवा रहे हैं, तो थ्योरीज में कितना अच्छा से लिख के बोर्ड पीडीएफ बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट है तो 1500 फी होगा, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेना चाहते हैं, क्योंकि मेंस का डेमो आपने नहीं देखा है, मेंस का जल्द से वीडियो मैं लाऊंगा, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कराऊंगा, जो कि समस्या लोगों का है। ठीक है, तो 3499 फी है, ओल्ड स्टूडेंट है 3000। इनरोल करने के लिए 91 16 17 63 सॉरी 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इनरोलमेंट स्टार्ट है, क्योंकि एप्लीकेशन अब हमारा आने वाला है, उस पर इनरोल करिएगा तो हो सकता है कुछ चार्जेस आपको देने पड़े, सर्वर चार्ज हो गया, जीएसटी हो गया, लेकिन अगर डायरेक्ट इनरोल करना चाहते हो तो डायरेक्ट आपको क्यूआर लेके वहाँ से इनरोलमेंट अपना कर सकते हैं। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, ऑनलाइन मोड में होगा, डेली 2 क्लासेस होंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, डेली बोर्ड पीडीएफ दिया जाएगा, टॉपिक वाइज नोट्स दिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, पीवाईक्यू एनालिसिस कराया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप होगा। पूछ लीजिएगा इससे पहले जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 70% हमारा सक्सेस रेशियो है आपको मेरे मेंटरशिप बैच का, 71st का मेंटरशिप बैच की मैं बात कर रहा हूँ केवल। यहाँ पर कंप्लीट चीज़ें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो मेरा इस टारगेट है कि कम से कम 80 से 90% अपने रेशियो को लेके जाऊँ, कि जो लोग जुड़े यहाँ पर हो जाए। और इसमें बात का दावा कर रहा हूँ कि अगर क्लास लीजिएगा, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आए, तो इस बात का मैं दावा कर रहा हूँ कि आप ओपन हमको आकर मैसेज करिएगा, हमको चीज़ें समझ में सर नहीं आ रही है, आप जो कहिएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें हैं ना कि 70 से 80-90% चीज़ें क्लास में ही याद हो जाती है। ठीक है, एनरोल करने के लिए 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत जगह आपने बैच लिया होगा, अगर चाहें तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। और हो सकता है कि कई लोग का 4 बार 5 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, हमसे मैसेज करिएगा, हम दिखा देंगे उनका मैसेज, उनका इस बार हुआ है और उनको खुद पे यकीन नहीं हो रहा, वो भी किससे, जनरल कैटेगरी से हो गया है। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं, हम दिखा देंगे आपको, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब मैं आता हूँ अपनी बातों पर। मैं कह रहा था ना कि ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के पीछे भी मत भागिए, अभी इकोनॉमिक्स के पीछे मत भागिए, बात मानिए मेरा, क्योंकि इकोनॉमिक्स सर में बजट और थोड़ा बहुत बता देंगे, वहाँ से हो जाएगा आपका चीज़ें, थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह का चीज़ें बता देंगे, बेसिक वहाँ से हो जाएगा चीज़ें, तो उसके पीछे नहीं भागना है। मैंने बता दिया कि हिस्ट्री के लिए भी बता दिया क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए बता दिया, साइंस के लिए भी बता दिया क्या करना है। साइंस के लिए मैं बार बार एक अलग वीडियो बना चुका हूँ कि साइंस के लिए 6, 7, 8, 9 एनसीईआरटी 10 तक, 6 to 10, उसके बाद से ब्लू वाली जीके वाली, ब्लू आता है आपका हिंदी में और इंग्लिश में आता है येलो कलर का। ठीक है, पीला वाला, तो उसी को क्या करना है, आपको पढ़ लेना है।
इसके साथ मिला के और घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लीजिए। आपको हिस्ट्री में भी वही होगा कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, या बिपिन चंद्रा पढ़ रहे तो पढ़ लीजिए, क्राउन लूसेंट पढ़ के फिर से उसके बाद से घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लीजिए। ज्योग्राफी में वही है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अगर मन करे तो महेश कुमार बंडवाल फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारा सेशन होगा तो ज्योग्राफी के लिए तो हम पूछना ही नहीं है आपको, एक एक चीज़ें क्लियर करवा देंगे, ठीक है। फिर घटना चक्र लगा लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वही कहा कि अभी इकोनॉमिक्स के लिए लास्ट में आपको इकोनॉमिक्स सर्वे बजट और कुछ चीज़ें ऐसी टर्मिनोलॉजी होगी जो हम बता देंगे लास्ट में, एक अलग स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, वहाँ से कर लीजिए। करंट के लिए मैंने बता ही दिया। बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल के लिए देखिए बुक फॉलो करना है तो मैं केबीसी नैनो को रेफरेंस देता हूँ आपको, अच्छी किताब है। और नहीं तो मेरा नोट्स और वीडियोस देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बिहार स्पेशल से क्वेश्चन एक बायां नहीं जाएगा, सारा दाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर किसी तरह का आपको ये करना है, और हाँ एक बात ध्यान रखिए ना, कहीं पे भी अगर लाइव चल रहा है तो इन्हें कहीं मुंह उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ध्यान रखिएगा। कोई भी पीडीएफ आ रहा है खोलना स्टार्ट कर दीजिए। इस गलती से प्लीज़ भाई बचिएगा कि आपको क्या करना है, कोई भी पीडीएफ खोल के नहीं पढ़ना है कि कोई भी आ गया अगर किसी का भी और उसको खोल के पढ़ने लगा यार नॉलेज इंप्रूव होगा, नहीं, किसी का भी नहीं पढ़ना है। बहुत डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। टीचर की मैं बात नहीं कर रहा, पीडीएफ डिस्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि सबका लिखने का तरीका अलग होता है। कहीं से आपके सोर्सेज है ना, तो सोर्सेज आपका लिए वैलिड होता है और उतना दिया गया होता है अच्छा पीडीएफ है तो कि आपके एग्जाम में उतने में प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी पीडीएफ नहीं खोलना है, कोई भी लाइव सेशन उठा के नहीं देखने लगना है, ठीक है। तो किसको देखना है, आपको जहां पे लगे। अगर मेरा भी आपको लग रहा है कि नहीं है हमारे लिए सही, तो एक बार एक दो क्लास देख लीजिए। अगर आपको सही लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग और प्रश्न बन रहे हैं तो देखिए, नहीं तो मैं हमको भी स्किप करिए, ठीक है। तो कोई भी लाइव सेशन चल रहा है 4 को 72वीं में ये कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा, रामबाड़ हो गया, ये सब चीज़ें उसके पीछे मत जाइए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो पता है लाइव रहते ही रह जाइएगा। बुक्स पे थोड़ा सा फोकस करिए, अपने ऊपर आत्मचिंतन करिए और अच्छे से मेहनत करिए, निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। और हमारा योगदान जो है, हमसे आके कहिएगा, आप किसी भी तरह की समस्या होगी हमसे आप कांटेक्ट करिएगा। ये नंबर मैं दे रहा हूँ। इस एडमिशन लेना ना लेना वो तो अलग बात हो गई, किसी तरह की समस्या भी है तो हमसे एक बार संपर्क कर लीजिएगा। 9117166347 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको कांटेक्ट कर लेना है, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, किस चीज़ की वीडियो की रिक्वायरमेंट है भी बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल।